अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, उसके रिवीजन कर रहे थे और मैंने स्टार्टिंग से जो टॉपिक्स हैं माइक्रोस्कोप वाले वो आपको नहीं करवाए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि आपके सिलेबस में 50% रिडक्शन होगी या उसके अकॉर्डिंग वो इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्ट स्टार्ट करना है फ्रॉम सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, स्कूल में ही पढ़ाया था, हेडिंग्स के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनवाए हुए हैं, तो काइंडली इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? इट इज़ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ठीक है, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, तो बेसिकली ये जेल लाइक होता है। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि यानी कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज कुछ पड़ी होती हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इफेक्ट होती है, तो इसलिए हम इसको सेमी ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं। अब ये होता कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप आपको पता है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो न्यूक्लियस से लेकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ तक जितना भी रीजन है, ठीक है, उसमें जो फ्लूइड होगा वो साइटोप्लाज्म होगा, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस पड़ी होती हैं। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें वाटर होता है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आ जाते हैं, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वो पार्शली या कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं, कुछ जो है वो पार्शली डिज़ोल्व होते हैं। सॉल्ट्स में सोडियम सॉल्ट्स, पोटाशियम सॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म बेसिकली ये ऑर्गेनेलिस को जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में फ्लूइड है, ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी होगा फ्लूइड वो सारा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ही सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई हैं, और सारी ऑर्गेनेलिस अपना फंक्शन साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत से केमिकल रिएक्शंस जो हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनके लिए स्पेस और साइट भी प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनेलिस जो हैं वो सारी इसमें पड़ी होती हैं ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस का स्टेप भी पढ़ा था मैकेनिज्म में, कि बेसिकली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। बाकी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो हैं उनको मार्क किया हुआ है, बट साइटोप्लाज्म का आप देखें तो साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, ठीक है। ये जितना भी है फ्लूइड, जितनी भी ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई हैं, जिसमें भी पड़ी हुई हैं, सारा जो फ्लूइड है ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। जितने सेल्स हैं सब में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, थोड़ी सी अल्ट्रेशन हो सकती है, बट साइटोप्लाज्म सब सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं नीचे, ठीक है, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का किस तरह का नेटवर्क बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स की बनी होती हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करवाना होता है, ठीक है। सेल इसको यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकें। अब ये जो है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सीलिया और फ्लैजेला के भी कंपोनेंट्स होते हैं। सीलिया अपने पैरामीशियम में जब हमने पढ़ा था तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम के आउटसाइड, ठीक है, वो सीलिया होते हैं। फ्लैजेला जो है बैक्टीरिया में, आपको याद हो कि हमने आज पढ़ा था, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में से निकल रही होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेलम। बैक्टीरिया के अलावा और भी बहुत से में होती हैं, बट मैंने बैक्टीरिया की एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था। माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये थिनर होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? इन्होंने सेल को हेल्प करना होता है अपनी शेप को चेंज करने में, ठीक है, यानी कि सेल अपनी शेप जो चेंज करता है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस की। सेल ऑर्गेनेलिस क्या है? ऑर्गेनेलिस बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और ओवरऑल सेल का फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनेलिस को मिनी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जिस तरह ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है और ओवरऑल हमारी बॉडी बना रहा है, बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसी तरह सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलिस बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारे भी अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और ओवरऑल सेल को मेंटेन करवा रहे हैं, सेल की फंक्शनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनेली में भी कोई मसला आ जाता है तो सेल का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी के एक भी ऑर्गन में मसला आ जाए तो हमारी पूरी बॉडी में मसला आ जाता है, इस तरह सेल में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में जो है वो बहुत कम ऑर्गेनेलीज होती हैं। यूकैरियोटिक जो सेल है, ठीक है, उनमें बहुत सी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आ गया, इसके अलावा राइबोसोम्स आ गए। ये सारी जो हैं प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत कम ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिर्फ फ्यू ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेलीज को, ठीक है, फिर देखेंगे कि ऑर्गेनेलीज है क्या, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, किन में एब्सेंट होती हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, तो लार्ज वैक्यूल क्या करता है, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है। तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये पेरिफेरल साइड पे या पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, साइड पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन और उस डबल मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, दो मेम्ब्रेन से एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, कलेक्टिवली इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप में स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, सुराख होते हैं, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। अब न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स की वजह से जो मेम्ब्रेन है, जो एनवलप है, ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है। क्योंकि न्यूक्लियस में जो है आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस जो है जब होती है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। अभी आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा, आप 10th में पढ़ेंगे। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, और वो बाहर आनी होती है साइटोप्लाज्म में, ताकि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बन सके राइबोसोम के पास। ठीक है, तो वो पोर्स जो है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली उसके ट्रांसफ़र के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और भी कुछ मटीरियल्स जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जाना है, ये न्यूक्लियस से बाहर आना है, ठीक है, वो किसके थ्रू आएंगे? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। जिस तरह सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, ग्रैन्युलर फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलाई जो है वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म अगर हम बात करें ना न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक न्यूक्लियोलस आता है और सेकेंड जो है वो क्रोमोसोम या क्रोमाटिन आता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वह बेसिकली डार्क रीजन होता है, डार्क डेंस रीजन होता है, और न्यूक्लियोलस को हम लोग बोलते हैं इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। फैक्ट्री आपको पता ना फैक्ट्री क्या चीज़ होती है, जहाँ पे कोई चीज़ बन रही है। अगर मैं कह रही हूँ कपड़े की फैक्ट्री है, फैब्रिक्स की फैक्ट्री है, फैब्रिक्स की, ठीक है, या सीमेंट की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे सीमेंट बन रहा है, यहाँ सब फैब्रिक्स में फैब्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस अगर राइबोसोम्स की फैक्ट्री है तो यहाँ पे राइबोसोम्स ही बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स जो हैं यूजुअली विजिबल नहीं होते जब सेल नॉर्मल स्टेज में होता है, डिवीजन स्टेज में नहीं होता, डिवाइड नहीं हो रहा होता, तब क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते। तब जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन, ठीक है। अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ना, माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है, तो उससे पहले वाला जो फेज़ आता है इंटरफेज़, तब हमारे पास ये होना शुरू होता है कि इंटरफेस में सेल खुद को प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है, उसमें क्रोमोसोम नहीं होते, उसमें क्रोमाटिन नहीं होते, उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे वो इंटरफेस से डिवाइडिंग फेज़ में जाएगा, यानी कि माइटोसिस में या मियोसिस में, तब आपको पता है कि हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है, क्रोमाटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है, तब क्रोमोसोम बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम की क्या स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम में होता है हमारे पास डीएनए और प्रोटीन्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ये जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया था कि डोंट कंफ्यूज डीएनए विद जीन और क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो होता ये है कि आप अगर न्यूक्लियस से बात करें ना तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक क्रोमाटिन होता है और सेकंड जो है वो होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में तो बन रही है राइबोसोम्स, ठीक है। अब जो क्रोमाटिन है ना, क्रोमाटिन ऐसे ही पड़ा हुआ है जब सेल इंटरफेस में या डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे सेल जो है वो गया उसके अंदर डिवीजन फेस में तो क्रोमोसोम बन गए, वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होगा और क्या बना देगा, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, ठीक है, और प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन, जो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल आई के लिए कह रहे हैं ना, तो आई के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे कि आई का जीन है। कलर के लिए जितनी की इन्फॉर्मेशन होगी हम बोलेंगे डीएनए के ऊपर ये कलर का जीन है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन से नहीं बने होते, और वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि उनका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि न्यूक्लियस को जो है दो मेम्ब्रेन से सराउंड किया हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। आप फ्लूइड देख सकते हैं, इस फ्लूइड के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो कि डार्क स्पॉट है, डार्क रीजन है, और इसके अलावा क्रोमाटिन है, ठीक है। आप क्रोमाटिन देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब हमारे पास डिवीजन स्टार्ट होती है तो यही क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। आप डायग्राम के बाहर देख सकते हैं क्रॉस से जो बने हुए हैं, ये बेसिकली क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा न्यूक्लियोपोर्स हैं जिसके थ्रू जो है वो ये मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियस। काइंडली आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हेडिंग्स मैंने बनवाई हुई हैं। फर्दर अगर नहीं भी आपने बनाई तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, देन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, देन न्यूक्लियस की हेडिंग, न्यूक्लियोलस की हेडिंग दें, क्रोमोसोम्स की हेडिंग दें, क्रोमाटिन की हेडिंग दें, तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।